दोस्तों, अगर हम ये सोचें कि आत्मा है तो वो कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, इतनी रात को ऐसे बरसात में अकेले कैसे बातें करेगी, मैं किसी इंसान से नहीं डरती। कैसे चलती होगी। उस काल्पनिक तस्वीर को जिन्होंने अपने अभिनय से जीवंत कर दिया। अभी तो वाइपर चल रहा है, तुम्हारी उंगली में क्या है? मुझे खून अच्छा लगता है। खून अच्छा लगता है। मानो जैसे हमारे सवाल को जवाब मिल गया हो। मुझे यहीं उतरना है। इस वीराने में? ये तो कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ कहाँ जाओ? जैसे आत्मा को इंसानी शक्लें देती हो। उस लड़की की शक्ल। तुम यहाँ कैसे आई? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? हम भी रो देंगे ना, आए ना बात आई। दोस्तों, मैं ये वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स दोस्तों के कहने पर बना रही हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने ज़माने की लोकप्रिय टॉप अभिनेत्री के बारे में जिन्हें मिस्ट्री गर्ल भी कहा जाता है। उंगली पे क्या हुआ? कह दो कि तस्वीर के लिए पेंसिल बनाते हुए अक्सर कट जाती है। कह दो कि तुम्हें खून पसंद है। फिल्मी पर्दे पर मिस्ट्री गर्ल का किरदार निभाने वाली साधना रियल लाइफ में मौत से उन्हें बहुत डर लगता था। वो किसी की भी शव यात्रा में जाना पसंद नहीं किया करती थी। साधना जी का निजी जीवन मिस्ट्री से भरा रहा। अंधेरे में तन्हा मौत को गले लगाने वाली ज़हीन और शानदार अदाकारा की हम जीवन से जुड़ी हुई वो तमाम राज से हम पर्दा उठाएंगे जो बहुत तकलीफ था। मेरी बेटी मर चुकी है, ये मर चुकी है, तुम चले जाओ यहाँ से। ले जाओ इस डॉक्टर को, ये कसाई है। उनका आखिरी दर्द जो साधना जी की अंतिम यात्रा के दौरान तबस्सुम जी की आंखों से आंसू बनकर छलक आया था, जो वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। साधना जी हमारे बीच नहीं रही। साधना जी बहुत दुखी होके गई। आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल तन्हा थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी। उनके साथ रहने वाला, केयर करने वाला कोई भी नहीं था। वो कहती थी मौत तो बेचारी बदनाम है, जिंदगी ज़्यादा तकलीफ देती है। और वाकई जब तक वो जिंदा रही, आखिरी दिनों तक बेहद तकलीफ में रही। उन्होंने बहुत गुहार लगाई। दोस्तों की, रिश्तेदार तो खैर थे नहीं, पति भी नहीं थे, माँ भी वो नहीं बन पाई, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है सब पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत शर्म हो तो अंतिम संस्कार में भी आ जाते हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में पर्सनली कौन आदमी या कौन औरत कैसे जी रही है, हालात में जी रही है, कोई खबर नहीं लेता। मैं बस, मेरे से बोला नहीं जा रहा। थैंक यू मैम। ये दुनिया वालों, थोड़ा होश में आओ। उन लोगों को जो जिंदगी भर तुम्हें एंटरटेन करते रहे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, साधना जी ने कहा था कि मैं जिंदगी भर एंटरटेन करती रही। फिल्म लाइन वाले मेरे लिए नहीं आए, रिश्तेदार मेरे थे नहीं। मैं अपने फैन से हाथ जोड़ के मदद मांगती हूँ कि आओ मेरी मदद करो। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मुकदमे चल रहे हैं, किसी ने मदद नहीं की मेरी। यहाँ पे फिर एक शेर मुझे सुनाना है कि आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जिंदा थी, कि अब तक नहीं आई थी, फिर इनका चर्चा ठंडा हो गया था, जो उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात थी।
60 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसे बला की हसीना मिली जिसने एक मुसाफिर को तो अपना दीवाना बनाया ही, पर इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को अपनी खूबसूरत अदाओं, अपनी खूबसूरत आंखों का दीवाना बना दिया। छलके तेरी आंखों से शराब और जिया। उनके बारे में ये बात मशहूर रही कि उनके लब खामोश रहते लेकिन उनकी आंखें बोलती थी। जिन्होंने 60-70 के दशक में दर्शकों को अपनी दिलकश अदाओं से अपना दीवाना बना लिया था। उन पर फरमाए हुए गाने जो आज भी अमर हैं। हम चले आए दिल हथेली पर कैसा कैसा तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उस दौर में उनकी फिल्मों के लिए दर्शकों की दीवानगी का वो आलम था कि जब उनकी फिल्म सिनेमा घरों में पहुंचती तो बॉक्स ऑफिस पर आए नतीजे प्रोड्यूसरों को लाजवाब कर जाते। जब बरेली के बाजार में उनका झुमका गिरा तो करोड़ों लोग उनके इशारों पर लट्टू हो गए। वो नगमा जिसने देश भर के नौजवानों को बेचैन कर दिया। वो दौर था जब हीरो के स्टाइल पॉपुलर हुआ करते थे। साधना ऐसी पहली हीरोइन रही जिनका हेयर स्टाइल उनके नाम पे साधना कट रखा गया। दरअसल ये हेयर स्टाइल रखने का सुझाव आगे जाके उनके पति बने नैयर जी ने ही दिया था, और आर.के. नैयर ही वो इंसान हैं जिन्होंने साधना की पहली फिल्म के लिए उनका हेयर स्टाइल चेंज करवाया। आपने मेरे बाल क्यों काट दिए? उन्होंने साधना के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेवन का हेयर स्टाइल एडॉप्ट करने की सलाह दी। क्योंकि साधना जी की पेशानी बहुत बड़ी थी तो कुछ जुल्फे उनकी पेशानी को कवर करें तो सुंदर नैन नक्श वाली साधना और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी, और ये उनका एक्सपेरिमेंट काम आ गया। इस तरह से उन्होंने नया ट्रेंड स्टार्ट किया। जिस फिल्म के रिलीज होते ही ये हेयर कट साधना का ट्रेडमार्क बन गया और इसे साधना कट के नाम से जाना जाने लगा। उस दौर में उनका हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि स्कूल कॉलेजों में लड़कियां साधना कट में ही नजर आती। उनके हेयर कट के बाद अब बारी आई उनके टाइट कमीज के साथ चूड़ीदार पैजामे के ट्रेंड के हिंदुस्तानी लड़कियों पे छा जाने की, जिसमें उनके हेयर स्टाइल के साथ साथ टाइट कुर्ती, चूड़ीदार और खूबसूरत आंखों की आईलाइन भी शामिल है। आंखों में सुरमा लगा, 2 हिरण जख्मी किए सैयाद ने एक तीर से। हालांकि जब साधना ने इस ड्रेस के बारे में यश चोपड़ा जी से बात की थी तो वो शुरू में थोड़े से इनसिक्योर लगे, पर अपने फैशन डिजाइनर भानु आथिया की मदद से साधना ने जब यश जी को इसका सैंपल दिखाया तो वो खुशी से मान गए, और ये ट्रेंड बाद में 70 के दशक की कई हीरोइंस ने अपनाया। साधना के उस दौर के बड़े हीरोइंस के साथ भी जोड़ी खूब जमी, जैसे कि सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, देवानंद, मनोज कुमार, समी कपूर, फिरोज खान और संजय खान भी शामिल हैं। उन्होंने पर्दे पर जिस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो गांव की गोरी का हो या शहर की फैशनेबल लड़की का, हर रूप में ऑडियंस ने उन्हें खूब पसंद किया और उनकी हर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। 2 सितंबर 1941 में कराची सिंध में पैदा हुई ये खूबसूरत सी नन्ही परी, और इस परी के पिता ने इस परी का नाम अपनी उस समय की फेवरेट अदाकारा और डांसर साधना बोस के नाम पे रखा।
our co-dancer. साधना 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। साधना बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उनके सपने को साकार करने में उनके पिताजी ने उनकी मदद की और महज 15 साल की उम्र में साधना को राज कपूर साहब की श्री 420 के गाने मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के में एज अ कोल्स डांसर काम मिला। इसके 3 साल बाद साधना की बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म आई सिंधी में, जिसका नाम था अबाना। इस फिल्म में साधना ने एक्ट्रेस शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए साधना को 1 रुपया मेहनताना मिला था। इसी दौरान स्क्रीन नाम की मूवी मैगजीन में साधना की फोटो छपी और उस वक्त के जाने माने प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी की नज़र में आई ये उभरती अदाकारा साधना। होती है नाम तेरा लेके कह दूं जनाब ऐसी होती है। साधना ने शशाधर मुखर्जी का एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और यही साधना के साथ स्कूल में उनके पहले को स्टार जॉय मुखर्जी भी थे, जो शशाधर मुखर्जी के बेटे भी थे। 1960 में द फिल्म मालिया प्रोडक्शन बैनर तले बनी फिल्म में बतौर मेन लीड एक्ट्रेस साधना और जॉय मुखर्जी को लॉन्च किया गया लव इन शिमला में। है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट रही। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसे आर.के. नैयर, जो पहले कुछ फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था। इसी दौरान बिमल रॉय की सटायरिकल फिल्म पर्क के लिए साधना को अपने ट्रेंड सेटर हेयर स्टाइल से हाथ धोने पड़े। क्योंकि इसमें साधना का रोल एक गांव की सीधी साधी लड़की का था और इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते। इसके बाद 1961 में देवानंद साहब के साथ एक और हिट फिल्म आई हम दोनों। इसमें साधना ने अपने ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल को फिर से अपनाया। इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म को साल 2011 में रंगीन बना के दोबारा रिलीज किया गया। इस फिल्म का गाना अभी ना जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं एवरग्रीन गानों में से एक है। छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। इसके अलावा 1962 में फिर ये जोड़ी दिखाई दी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म असली नकली में। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, शिमला चुनी गई है मिस सोनिया। साधना के एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने में उन्होंने फिल्म मालिया के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और ये फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट फिल्म मालिया कंपनी बॉम्बे की तरफ से। मुझे इस फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मिलने की सबसे ज्यादा खुशी। और इस दौरान जॉय मुखर्जी के साथ वो फिर से पर्दे पर दिखाई दी। सचमुच सोनिया ने स्टेज पर बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में, जिसमें ओ.पी. नैयर साहब की म्यूजिक ने 4 चांद लगा दिए और इस फिल्म के गाने सुपर हिट हो गए। क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। साल 1963 में डायरेक्टर एच.एस. रावल की टेक्निकलर फिल्म आई मेरे महबूब, जिसमें साधना राजेंद्र कुमार के साथ दिखाई दी और ये फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर रही एंड 60 के दशक की टॉप 5 फिल्मों में इसका नाम शुमार हुआ। इस फिल्म का एक सीन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रिमार्केबल सीन्स में शामिल है, जब राजेंद्र कुमार पहली बार साधना को देखते हैं और साधना बुरखे में से उन्हें देखती हैं
जहां उनकी आंखें इतनी सुंदर और एक्सप्रेसिव होती हैं कि कोई भी इंसान अपना दिल हार बैठे। ये इस फिल्म का अनफॉरगेटेबल सीन था। 1964 में साधना ने अपने करियर की एक और रिमार्केबल फिल्म की, वो कौन थी। जिसमें उनका डबल रोल था। उसके पीछे मत जाइए, संध्या मैम। मनोज कुमार के साथ इस फिल्म के लिए साधना को उनकी पहली फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिली। इस फिल्म के 2 गाने इतने हिट हुए कि आज भी उनको उतने ही प्यार से सुना जाता है, और ये गाने थे नैना बरसे और लग जा गले। इस फिल्म में साधना की स्माइल के लोग दीवाने हो गए थे, और यही से साधना को मिस्ट्री गर्ल के तौर पे जाना जाने का सिलसिला शुरू हुआ। जो 1966 में आई फिल्म मेरा साया और 1967 में आई फिल्म अनीता में बात दस्तूर जारी रहा। मेरा साया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस फिल्म में भी साधना ने डबल रोल किया था। इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए, जैसे तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये तो सुख और मोहब्बत का चांद है, तू इसके नाखून के बराबर भी नहीं। नैनों में बदरा छाए, लेकिन साधना द्वारा किया डांस नंबर जिसे सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। कहा जाता है कि सिनेमा हॉल्स में लोगों ने जब ये गाना देखा तो वो इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने स्क्रीन की तरफ सिक्के तक उछाले। साधना इसके बाद 1965 में आई यश चोपड़ा डायरेक्टोरियल मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में, जो साल की ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म ने एक बार फिर से साधना को फैशन के मामले में ट्रेंड सेटर बनाया। इसी फिल्म के लिए साधना को उनका दूसरा फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इस फिल्म के बाद 1966 में साधना ने अपने पहले फिल्म के डायरेक्टर रामकृष्णन अय्यर से 7 मार्च को शादी कर ली। मुझसे शादी करोगे ना? लेकिन वो तो अगले साल। आज आंसू खुशी में निकल आए हैं। जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी मिली है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। जिनसे इनका अफेयर लव इन शिमला के शूट के दौरान ही शुरू हो गया था। मी पागल यू पागल। उनके माता पिता इस शादी के लिए नहीं माने थे। साधना की माँ का सपना था कि राजेंद्र कुमार जैसा कामयाब हीरो उनकी जिंदगी में आए। डैडी से बात करके जाऊंगा, लेकिन वो नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम दोनों चलकर सिविल मैरिज कर लेंगे। नहीं नीरज, सिविल मैरिज नहीं। तुम साल 6 महीने ठहर जाओ, मैं डैडी को मना लूंगी। इसीलिए काफी सालों के बाद इनकी शादी हो पाई। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना फेमस एक्ट्रेस बबीता की कजिन है और आज की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा और करीना कपूर की मासी। 1966 के इसी वक्त के दौरान साधना की तबीयत बिगड़ने लगी और पता चला कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, और इसके लिए साधना ने अमेरिका में बॉस्टन के एक हॉस्पिटल से इलाज करवाया और इसके बाद इंडिया वापस आते 1969 में उन्होंने इंतकाम और एक फूल दो माली जैसी 2 हिट फिल्में दी। इसके बाद 1974 में गीता मेरा नाम फिल्म में उन्होंने एक्टिंग
एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी की। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार, पिकनिक, दूल्हा दुल्हन, आरज़ू, गबन और आप आए बाहर आई जैसी फिल्मों में भी साधना की अदाकारी को काफ़ी सराहा गया। इलाज के बाद भी साधना की बीमारी के निशान उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहे थे। थायराइड का इलाज तो हो गया था, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म के कारण उनकी आंखों पे इसका असर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में परेशानी बढ़ गई। उन्होंने पब्लिक में जाना बंद कर दिया, जिसके कारण मेन लीड में काम करना साधना के लिए अब मुश्किल होता जा रहा था। अब वो कैरेक्टर रोल भी नहीं करना चाहती थी और वो ये भी चाहती थी कि उनके चाहने वाले उन्हें खूबसूरत अदाकारा के तौर पे ही याद रखें। इसीलिए उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ प्रोडक्शन कंपनी बनाई और 1999 में एक फिल्म भी डायरेक्ट की, जिसमें डिम्पल कपाडिया हीरोइन थी। लेकिन इसके बाद साधना ने 1994 में फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल ही संन्यास ले लिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अपने करियर में इतनी हिट फिल्में देने के बावजूद साधना को अपनी लाइफ में कोई अवार्ड नहीं मिला। वो कौन थी और वक्त फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन तो मिली, लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाया। साल 2002 में साधना को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आरफा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। किसी दौर की खूबसूरत हसीना, जिसकी स्टाइल को हिंदुस्तान की कई लड़कियों ने अपनाया, जिसके पीछे दुनिया दीवानी थी, लोगों से दूर रहकर एक गुमनाम सी जिंदगी जी रही थी और किसी तरह की फ़ोटो तक भी नहीं खिंचवाना चाहती थी। उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था। एक अधूरापन हमेशा उनके साथ रहा। वो कभी माँ नहीं बन पाई, उनकी गोद सुनी रही। लोग औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। मैं जानती थी इतना सुख मेरे भाग में नहीं है। अपने किरदार में पूरी तरह से ढल जाने वाली साधना शिद्दत से कई बार रूबरू हुई, लेकिन रियल लाइफ में उनका दर्द, उनके एहसासों को कोई नहीं जान पाया। पर्दे पर अपनी अदाकारी के जरिए जितनी बेबाकी से अपने जज्बातों को दर्शकों को बयां करती नजर आती थी, लेकिन असल जिंदगी में खामोश रहना पसंद किया करती थी, जिन्होंने कभी भी किसी के सामने अपना दर्द बयां नहीं किया, ना ही अपने जख्मों की नुमाइश की। अब तो सारा जीवन अभिनय बनकर ही रह गया। कभी कभी सोचती हूँ कि बस अब और नहीं होगा। उनके पति नैयर जी पहले राज भोसला के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर तले एक फिल्म बनाई। फिल्म थी जिंदगी कितनी हसीन है, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप रही। उस दौर में उन पर 27 लाख का कर्ज हो गया। आखिर कब तक मुझसे और नहीं होता, अब और नहीं होता। नैयर जी ने कर्जदार से बचने के लिए खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। साधना को अपने घर बेचने की नौबत आ गई। ये घर गिरवी रखना पड़ा। नैयर जी ने साधना को प्रोड्यूसर बनाकर फिल्म इंतकाम बनाने का फैसला किया, ताकि साधना के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जा सके। नैयर जी को साधना के पति होने का फायदा मिला। साधना की लोकप्रियता की वजह से प्रोड्यूसर उन्हें फिल्म निर्देशन करने का ऑफर देने लगे। इंतकाम फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन नैयर जी उस पैसों से सिर्फ ब्याज की ही रकम चुका पाए, असल रकम बाकी रही। इस तरह नैयर जी सुपर हिट फिल्में देने के बावजूद भी दिवालिया हो गए। दुनिया में हर रोग का इलाज मुमकिन है, लेकिन गरीबी के नासूर का इलाज कोई नहीं। लेनदार कोर्ट में चुनौती ना दे। नहीं चुनी भाई,
कानून की बात कानून से निपटे तो अच्छा है। इसीलिए उन्होंने साधना को लेकर एक और फिल्म बनाई। वो फिल्म थी गीता मेरा नाम है। पर्दे पर वो फिल्म हिट रही। उस रकम से बाकी का कर्ज चुका पाए। इस तरह साधना जी ने अपने पति नैयर जी का पूरा साथ दिया। और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे लगा जैसे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। एक वक्त आया कि साधना अपनी निजी जिंदगी में सिमटने लगी। अपनी शादीशुदा जिंदगी में ज्यादातर बुरी यादें भी लफ्ज बनकर कभी उनकी जुबान पर नहीं आई। क्या आप बता सकते हैं भगवान ने इतना बड़ा बोझ ये अभिनय मेरे सर पर क्यों ला दिया? उनके पति नैयर जी को अस्थमा था, इसीलिए वो अस्पताल पहुंचने से पहले साल 1995 में साधना को इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। वो सितमगर वक्त की चोट थी जिसे साधना कभी उभर ही नहीं पाई। बीती हुई बातों को दोहराने से क्या फायदा? आप मुझसे कुछ न पूछे तो अच्छा है। कपूर खानदान से करीबी रिश्ता होने के बावजूद अपनी चचेरी बहन बबीता साधना से दूर रही। उन्होंने उस दौर की अभिनेत्रियों से संबंध बनाए रखे। जब तक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर राज किया तब तक लोग उनके पीछे रहे, और जब उन पर मुसीबत आई तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया सिवाय सलीम खान और सलमान खान के। साधना आंटी दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ होती या करिश्मा कपूर होती तो आप लोग तो पहुंच जाते हैं कैमरा वैमरा सब लेके। इसलिए मैंने ये ट्वीट किया है ताकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ एंड फिनिश इट कि क्या प्रॉब्लम है साधना आंटी को, उस बिल्डर को क्या प्रॉब्लम है, मिलजुल के बात करके थैंक यू शेक हैंड करके सब खुश ये होना। बदनसीबी थी कि खुद के घर के लिए भी तरसना पड़ा था। अगर बस चलता तो अपनी किस्मत से पूछती। दरअसल वो प्रॉपर्टी आशा भोसले की थी। जिस घर में साधना रहती थी उस घर पर केस चल रहा था। दरअसल साधना जिस ग्राउंड फ्लोर पर रह रही थी उसे खरीदने के लिए उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा भोसले को बहुत बड़ी प्राइस ऑफर कर चुका था। तब साधना को उस प्रॉपर्टी से निकालने की कोशिश करने लगे। साधना को उस प्रॉपर्टी से निकालने के लिए उन्हें इतना परेशान किया जाता था कि उन्हें अपने ही गार्डन में और छत पर जाने की परमिशन नहीं थी। फिर साधना ने बिल्डर के खिलाफ केस किया। फिर आशा भोसले ने भी साधना पर केस कर दिया। मैं कितनी अभागन हूँ। जिस उम्र में उन्हें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था, आराम करना चाहिए था, उस टाइम में उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े कि मुझ बदनसीब के चले जाने से आपको कुछ सुख तो मिलेगा। उन्हें आखिरी वक्त में कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। तकदीर ने मुझे बहुत जलील किया है। अंतिम दिनों में गुमनामी में रही। उनका अपना करीबी कोई नहीं था। मैं ऐसी तो नहीं कि आपको याद आ सकूं, लेकिन कभी गलती से मेरी याद आ जाए तो बदनसीब समझकर क्षमा कर दीजिएगा। दरअसल साधना जी कहती थी कि मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, ना ही रिश्तेदारों से और ना ही दोस्तों से। उन्हें आखिरी दिनों में अपनी सर्जरी भी करनी पड़ी थी। उसके बाद वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रही। उनकी अकेले डेथ हुई। आखिरी वक्त में उन्हें अस्पताल में ले जाने वाला भी कोई नहीं था। ये मर चुकी है, तुम चले जाओ यहाँ से। ये बताइए। फना हो जाएगी सारी खुदाई, आप क्यों रोए। आखिरी वक्त में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का भी शिकार हो गई थी कि आखिरी विदाई में भी कुछ गिने चुने लोग ही शामिल हुए थे। ये बात बहुत दिल दुखाने वाली है।